हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आखिरकार हम इस वीडियो में बर्जर्क की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बर्जर्क मांगा का सबसे पहला आर्क देखेंगे, जो कि है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क। इस सीरीज को मैं आर्क बाय आर्क आगे लेके जाऊंगा और हम पूरी तरह से बर्जर्क की मांगा कंप्लीटली हिंदी में समझेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम पहले देखने वाले हैं बर्जर्क मांगा का सबसे पहला आर्क, जिसका नाम है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क। इस वीडियो सीरीज के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा। बर्जर्क मांगा एक बहुत ही डार्क मांगा है। अगर आपको खून खराबा या फिर कुछ वैसी वाली चीज़ें, मैच्योर चीज़ें पसंद नहीं आती तो आपको ये सीरीज़ नहीं देखनी चाहिए। अगर आपको वो सब चीज़ें पसंद है तो ये पूरी सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी और मैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपको बर्जर्क के बीच बीच में पैनल दिखाते रहूँगा, सो आपको कॉन्टेक्स्ट मिले और अच्छी तरह से आपको पूरी सीरीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्क से। सबसे पहले बर्जर्क मांगा जब शुरू होती है तब पहला ही पैनल एक बहुत अजीब सा पैनल हमें देखने को मिलता है। बर्जर्क मांगा के पहले ही चैप्टर के पहले ही पैनल पे हमें रात का टाइम, सन्नाटे का टाइम दिखता है, जहां पर एक लड़का एक लड़की के साथ वो वाली चीजें कर रहा होता है और अचानक से वो लड़की एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होके वो लड़के का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। लड़की को पता चलने से पहले ही वो लड़का अपना एक प्रोस्थेटिक आर्म, एक झूठा मेटालिक आर्म उसके मुंह में ठूसकर उसको वहीं पर खत्म कर देता है। रात के सन्नाटे में कैनन बॉल्स यानी कि तोपों की आवाज़ आसमान में गूंज रही होती है और सुबह होते ही वो लड़का अपने कपड़े पहन के वहाँ से निकल पड़ता है और पीछे हमें दिखता है कि उस लड़की की यानी कि उस मॉन्स्टर की बॉडी आग में जल रही है। वो लड़का सुबह होते ही कोका टाउन की तरफ निकल जाता है। इस टाउन में आते ही वो बार में चला जाता है, जहाँ पर उसको 4-5 लोगों का ग्रुप एक बंदी एल्फ को परेशान करते हुए दिखते हैं। ये देख के हमारा कैरेक्टर उनके बीच में चला जाकर उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है, वो भी उसके झूठे आर्म के अंदर एक बने हुए छोटे से क्रॉसबो की मदद से। वो सारे आदमियों को खत्म करने के बाद एक लास्ट के आदमी को जिंदा रखता है और उनको बोलता है कि जाके तुम्हारे बॉस को बोल दो कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन इस विलेज में आ चुका है। और ये मैसेज उसको बताते वक्त अचानक से एक पीछे से आदमी आके उस पर अटैक करने के लिए जाता है और उसी वक्त हमारा कैरेक्टर अपने पीछे से एक बहुत बड़ी तलवार निकालकर उसको 2 टुकड़ों में बांट देता है। और ये सब मैटर क्लोज करने के बाद वो वापस से अपने रास्ते पर निकल जाता है, जहां पर एक एल्फ उसका पीछा करने लगती है। ये वही एल्फ है जिसको वो गुंडे लोग परेशान कर रहे थे बार के अंदर। और फिर वो छोटी सी एल्फ हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास घूमने लगती है और उसको बताने लगती है कि इस टाउन की हालत अभी क्या चल रही है। इस टाउन के मेयर ने, इस टाउन के लीडर ने इन गुंडों के साथ हाथ मिला लिया है और लोगों को दिन ब दिन परेशान कर रहे हैं दोनों मिलकर। और यही बताते वक्त अचानक से उन दोनों को भी बहुत सारे गार्ड्स चारों ओर से घेर लेते हैं। वो एल्फ छोटी होने के कारण वहां से भाग निकलती है, लेकिन हमारा कैरेक्टर इस चीज में अटक जाता है और उसको कोका कासल के प्रिजन में डाला जाता है, जहां पर उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। और जैसे ही टॉर्चरर एक ब्रेक लेके वापस से उस कैरेक्टर को टॉर्चर करने के लिए जाने वाला होता है, उसी वक्त टाउन का मेयर वहां पे आके वो टॉर्चर वहीं पे रुका देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को जाके बोलता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने पूरे टाउन के लोगों की जिंदगी अभी खतरे में डाल दी है, जस्ट बिकॉज यू किल्ड ऑल ऑफ द थग्स एट द बार। उन लोगों को, उन गुंडे लोगों को तूने मारकर बहुत बड़ी गलती की है। और फिर वो मेयर आगे बताने लगता है कि इस टाउन का जो रूलर है वो बहुत ही वॉयलेंट और इनह्यूमन आदमी है। और ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर, जिसको इस सीरीज के अंदर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन भी बोला जाता है, वो आगे जाके उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारे टाउन के रूलर का असली रूप पता है, वो किस तरह से लोगों को मारता है और किस तरह से वो लोगों को खा लेता है, ये सब चीजें मुझे पता है। ये सुन के वो टाउन का मेयर अचानक से चौंक रह जाता है और फिर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आगे बोलने लगता है कि मुझे पता है तू मेयर होके भी किस तरह से गांव वाले लोगों को एक एक करके उस रूलर के पास भेज रहा है, जस्ट टू फीड हिम एंड कीप हिम अलाइव। मेयर बोलता है कि मैं ये सब चीजें गांव के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कर रहा हूँ,
लेकिन ब्लैक स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि तू ये सब चीजें गांव के लोगों के लिए नहीं बल्कि तेरी खुद की जान बचाने के लिए तू कर रहा है। और फिर ये बात सुन के मेयर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टॉर्चरर को बोलता है जाके कि तेरा टॉर्चरिंग कंटिन्यू कर तू जाके, लेकिन इसको मारना मत, इसको जिंदा रखना क्योंकि इसको हमें कोका कासल तक डिलीवर करना है जिंदा। अभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कोका कासल्स के चेंबर में, जहां पर इसी टाउन का रूलर अंधेरे में बैठा होता है और अचानक से वहां पर उन गुंडों में से एक जिंदा बचने वाला जो आदमी था वो दौड़ते हुए वहां पे आता है और उस टाउन के रूलर को बोलता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन यहाँ पे आ गया है, ऐसा मुझे उसने बताने को बोला आपको। और फिर मेयर वहां पे आके टाउन रूलर को बोलता है कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, चाहिए तो मैं आपकी खाने की क्वांटिटी यानी कि ह्यूमंस की क्वांटिटी डबल कर दूंगा। फिर ये सुन के वो अंधेरे में बैठने वाला आदमी जिसका फेस अभी तक रिवील नहीं हुआ है वो बोलता है कि मुझे गोल्ड या फिर कैटल की परवाह नहीं है, मुझे बस ह्यूमंस को सफर होते हुए देखने को मजा आता है, मुझे बस उनकी हड्डियां चीरने की आवाज, उनके चिल्लाने की आवाज पसंद आती है, उनकी आंखों के अंदर डर और उनकी मौत देखने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। अगले ही सीन में हमें हमारा मेन कैरेक्टर जागते हुए दिखता है, जहां पर उसकी आंख खुलने के बाद उसको एक अजीब सा क्रिएचर उसके आंखों के सामने पड़ा हुआ दिखता है। लेकिन वहां पे पक यानी कि वो वाली एल्फ वापस से वहां पे आ जाती है और वो आने के बाद वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है क्योंकि वो क्रिएचर उसका जस्ट इमेजिनेशन था। पक एक एल्फ होने के कारण उसके पास हीलिंग पावर्स होती है, तो उसके वजह से वो उसी वक्त वहां पे हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से ठीक कर देती है और बोलती है कि मैं ये सब चीजें इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि तूने मेरी उस बार के अंदर जान बचाई थी, तो अभी हमारा हिसाब चुकता हो चुका है। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे अपना नाम फर्स्ट टाइम रिवील करता है जो कि है गट्स। और अभी गट्स पक को बताता है कि इस टाउन के अंदर कुछ खतरनाक वाले मॉन्स्टर्स और डीमंस पैदा हुए हैं और यहीं पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको मुझे मारना है, उनको मुझे खत्म करके आगे के टाउन पे बढ़ना है और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये करते वक्त अगर मर गया तो। और अगर तुमने इतनी सी होके इस चीज के बीच में आकर, मेरे मिशन के बीच में आकर अपनी जान गंवा दी तो मुझे ब्लेम मत करना। ये सब चीजें सुन के पक बहुत गुस्सा हो जाती है, थोड़ी सैड हो जाती है और वहां से निकल जाती है। और उस वक्त पता चलता है कि गट्स के गर्दन पे यहाँ पे एक अजीब सा मार्क है जिसके अंदर से अचानक से खून आने लगता है और आगे जाके हमें पता चलता है कि ये जो टाउन का रूलर है वो एक्चुअली में एक स्नेक लॉर्ड है। अभी ये स्नेक लॉर्ड अपनी पूरी आर्मी लेके पूरे टाउन के अंदर से घुस के सभी लोगों को मारते हुए घूम रहा है और ये करते वक्त अचानक से बहुत सारे डेड बॉडीज के बीच में गट्स उभर के आके उसके सारे आदमियों को एक एक करके अपनी तलवार से और अपने क्रॉसबो से खत्म कर देता है। फिर वो आगे जाके डायरेक्टली स्नेक लॉर्ड को फाइट करने के लिए जाता है जो कि उसको बहुत महंगा पड़ता है और वो होने के बाद अचानक से स्नेक लॉर्ड अपने कवच से बाहर आकर, अपने ह्यूमन फॉर्म से बाहर आकर अपना पूरा का पूरा कंप्लीट स्नेक फॉर्म ले लेता है जो कि बहुत ही डरावना दिखता है। और इस फॉर्म में आने के बाद वो स्नेक लॉर्ड गट्स को अपने मुंह से उठा के पटक पटक के उसको पूरी तरह से वीक कर देता है और उसके बाद में जैसे ही वो उसको खाने के लिए जाने वाला होता है, गट्स अपना मेटालिक, अपना प्रोस्थेटिक आर्म लेके उसके मुंह में घुसेड़ देता है और उसके अंदर से कैनन बॉल्स निकलते हैं जिसकी मदद से गट्स उसके हाथ से छूटकर अपनी तलवार लेके उसको 2 टुकड़ों में कट कर देता है। फिर स्नेक लॉर्ड ये जमीन पे पड़ा हुआ देख के गट्स उसके पास जाके उसको अपने क्रॉसबो से कंटिन्यूस मारते रहता है और उसको बोलता है, मैं तुझे वही टेस्ट देना चाहता हूं जो तूने ह्यूमंस को, इंसानों को इतने सालों से दिया है। और इस सीन में गट्स उसको एक अपोस्टल बोलता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस सीरीज में मॉन्स्टर्स को, डीमंस को अपोस्टल्स भी कहा जाता है। जैसे वो स्नेक लॉर्ड जमीन पे पड़ के उसके मुंह के तरफ देख रहा होता है तब उसको गट्स के गर्दन पे होने वाला ब्रांड दिखता है और उसको तुरंत पता लग जाता है कि ये ब्रांड, ये मार्क किस चीज का है। उसको टॉर्चर करते वक्त गट्स उसको पूछता है कि मुझे गॉड हैंड की लोकेशन चाहिए, लेकिन स्नेक लॉर्ड बोलता है कि मैं तुम्हें ये चीज नहीं बताने वाला क्योंकि ये तेरे लायक नहीं है। और ये चीज सुन के गट्स उसको उठा के आग में फेंक देता है और उस टाउन से निकल जाता है। और जैसे ही वो शांत रोड पे अकेला चलते जा रहा होता है विद हिज ब्लैक स्वॉर्ड, ये सब खून खराबा और ये सब फाइट हवा में उड़ते वक्त पग पूरी तरह से देख रही होती है। और जैसे ही वो गट्स को चलते हुए और आगे बढ़ते हुए देखती है उसके मन में बस एक ही शब्द आता है, बर्जर्क। चैप्टर 2 द ब्रांड।
इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर गट्स से, जो कि एक घने जंगल में रात को चल रहा होता है और उसी वक्त उसको कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और जब वो ऊपर देखता है तब उसको बहुत सारे स्पिरिट्स उसकी तरफ देखते हुए दिखते हैं और अचानक से वो उस पर अटैक करने को स्टार्ट करते हैं। उसी वजह से अपना गट्स अपनी तलवार निकाल के उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। फिर दूसरी सुबह पक उसी रास्ते पे गट्स को ढूंढ रहा होता है। मैं कभी कभी शायद उसको मेल या फिर फीमेल कंसिडर कर दूंगा क्योंकि उसका जेंडर पूरी सीरीज के अंदर बताया नहीं गया है। फिर दूसरी सुबह पक उसी रास्ते पे गट्स को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसने लास्ट जब फाइट हुई थी गट्स की स्नेक बैरन के साथ तब से उसको नहीं देखा है। उसको लगने लगता है कि शायद ही गट्स अपने रास्ते पे कहीं पे नेक्स्ट टाउन में चला गया होगा, सो शायद ही मुझे वो वापस से नहीं मिलेगा, हमारी मुलाकात वापस से नहीं होगी। ऐसा सोच के पक जाके एक बड़ी ट्री के डाली पे जाके बैठता है और उसी वक्त वो डाली टूट के नीचे गिर जाती है और उसी के साथ पग भी नीचे आके ज़मीन पे पटक जाता है और तभी उसको सामने कुछ ही मीटर्स पे गट्स बहुत ही बुरी हालात में दिख जाता है। इनफैक्ट ही इज सो बैडली इंजर्ड दैट ही कैन बेयरली स्टैंड। और वो सीन देख के पग जल्दी से जाके गट्स को हील करना स्टार्ट कर देता है और वो सब देख के पग गट्स को जाके बोलता है कि मैं तुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट इन टू योर लाइफ, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। आपकी जो मॉन्स्टर किलिंग जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में मुझे और भी जानना है, इसलिए मैं आपका पीछा कर रहा था। और उसके ऊपर गट्स बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसे पिद्दी और वीक लोगों की बिल्कुल भी मेरी जिंदगी में ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे लोग खुद की भी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते तो दूसरों के मामले में पड़ो ही मत, क्योंकि तुम अपनी जान गंवा सकते हो दूसरों के मामले में जाके। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। ऐसा बोल के गट्स वहाँ से अपने रास्ते पे वापस निकल जाता है। ये सुन के पक थोड़ा दुखी हो जाता है लेकिन फिर भी वो वापस से उसको फॉलो करने को लगता है। आगे जाके हमें दिखता है कि गट्स एक सुनसान रास्ते पे अंधेरी रात में एक रोड पे से चल रहा होता है और उसी वक्त जोर से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके वजह से गट्स अपनी हुडी की टोपी ऊपर लेके वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर देता है। और उसी वक्त पीछे से एक घोड़े की बग्गी आती है जिसमें बैठा हुआ एक आदमी गट्स को बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरे बग्गी में आ जाओ, आपको जहाँ पर भी जाना होगा मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन गट्स उसको 2 बार मना करता है और बोलता है कि मेरे पीछे बहुत खतरनाक स्पिरिट्स लगे हुए हैं, अगर मैं आपके साथ आऊँगा तो आपकी जान भी खतरे में जा सकती है, सो प्लीज़ मुझे चल के ही जाने दो। लेकिन उस पे जाके वो आदमी बोलता है कि मैं एक प्रीस्ट हूँ, मुझे भगवान की डायरेक्ट प्रोटेक्शन है, सो मुझे किसी भी डीमंस या फिर राक्षसों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम आ जाओ और बैठ जाओ पीछे, मैं तुम्हें कहीं पर भी जाना होगा वहाँ पे जाके छोड़ दूंगा। फिर गट्स मन में बोलता है कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर इनके किस्मत में लिखा होगा इनकी जान जानी ही होगी तो ये मर जाएंगे, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, मेरा रास्ता, मेरी मेहनत कम हो रही है वो मैं देखता हूँ। और ये सोच के गट्स जाके उस बग्गी के पीछे जाके बैठ जाता है और जैसे ही वो वैगन में चढ़ने को जा रहा होता है तभी उसके गर्दन में बहुत दर्द होने लगता है, जहाँ पर उसका ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस का मार्क होता है। और वो दर्द होने की वजह से वो अचानक से एक बाहर नज़र डालता है जहाँ पर उसको बहुत सारी स्पिरिट्स की आंखें उसकी तरफ देखते हुए दिखते हैं, लेकिन वो वहाँ पर उनको इग्नोर करता है और बग्गी में जाके बैठ जाता है। वहाँ पर बैठने के बाद उसको वहाँ पे वापस से पक मिलता है। पक बोलता है कि मैं यहाँ पे पहले आया था, सो यू कांट कंप्लेन कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। फिर आगे जाके पता चलता है कि गट्स का जो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस नाम का इधर जो मार्क है वो एक्चुअली उसके पीछे स्पिरिट्स आने पे या फिर उसके आसपास स्पिरिट्स आने पे दुखने लगता है और उसमें से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से गट्स को पता लग जाता है कि कब उस पे अटैक होने वाला है या फिर कब उसके पास में बहुत खतरनाक वाले डीमंस या फिर मॉन्स्टर्स है। जैसे वो बग्गी के पीछे बैठ के आराम कर रहा होता है तभी उस प्रीस्ट की एक लड़की जिसका नाम कॉलेटे होता है वो अचानक से पीछे आके गट्स से बातचीत करने लगती है। वो लड़की गट्स को पूछती है कि क्या तुम्हारे ये बॉडी पे जो जो निशान है, जो जो घाव है वो एक्चुअली स्पिरिट्स ने किए हैं। उस पे गट्स हाँ बोल देता है और वो सुन के प्रीस्ट को लगता है कि शायद ये लड़का मर्सिनरी होगा और वो सोच के प्रीस्ट आगे अपनी कहानी बताने लगता है कि मेरा भी एक भांजा था जो ऐसे ही एक मर्सिनरी बनने के लिए बाहर गया था, लेकिन 5 साल पहले उसकी खतरनाक तरीके से मौत हो गई। और उस पे गट्स बोलता है कि इट डजेंट मैटर इफ ही डाइड वाइल डूइंग व्हाट ही लव्ड, सो इट डजेंट मैटर। जो चीज़ उसको करनी थी, जो चीज़ उसको पसंद थी वही वो करते वक्त मर गया, सो ही इज़ डेफिनेटली हैप्पी। लेकिन मौत के आगे कुछ भी नहीं है।
इफ़ यू आर डेड यू आर डेड, देयर इज नथिंग आफ्टर दैट। थोड़ी देर बाद गट्स क्वालिटी से एक ब्लैंकेट लेके सोने की तैयारी में लग जाता है और उसकी आंख लग जाती है। और जब वो सोता है तब उसको एक भयानक और डरावना सपना आता है। उस सपने में उसके दोनों तरफ स्टोन वॉल्स, बड़े बड़े स्टोन वॉल्स होते हैं, ऊपर से एक बड़ी आंख उसकी तरफ देख रही होती है और उसी दोनों दीवारों के छोटे से गैप में से एक अजीब सा क्रिएचर उसका पीछा कर रहा होता है। और उसकी नींद खुलने के बाद, यानी कि रियलिटी में, नींद में नहीं, सपने में नहीं बल्कि रियलिटी में, उसके मुंह के ऊपर एक अजीब सा बड़ा ऑक्टोपस जैसा क्रिएचर बैठा हुआ है। और वो देख के, वो फील करके गट्स तुरंत ही अपना एक चाकू निकाल के उसको वहीं पे खत्म कर देता है। फिर बाद में वो आवाज होने की वजह से पक की और कॉर्लेटी की भी नींद उड़ जाती है और दोनों आके पीछे देखते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली क्रिएचर एक इनकबस है जो कि लोगों को डरावने सपने देकर उनके डर पे जीता है। और फिर ये देख के प्रीस्ट को सच में लगने लगता है कि गट्स के पीछे सच में बहुत भयानक वाले स्पिरिट्स लगे हुए हैं। अभी पक जाके गट्स को पूछता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स यहीं पे क्यों आ रहे हैं, हमारे वैगन में ही क्यों आ रहे हैं। तो उस पे गट्स बोलता है कि दिस इज ड्यू टू माई ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस, यानी कि जो उस पे, उसके गर्दन पे जो मार्किंग है उसके वजह से ये सारे क्रिएचर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जैसे ही गट्स उसको टच करता है तब उसको पता लगता है कि ही इज ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस, उस मार्क से खून आ रहा है। और फिर तुरंत ही गट्स कॉर्लेटे, प्रीस्ट और पक को बता देता है कि हमारे ऊपर एक बड़ा स्पिरिट अटैक होने वाला है, स्पिरिट्स हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, सो बी अवेयर एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम देम। और जब एक तरफ गट्स ये सब चीजें बता रहा होता है, दूसरी तरफ उस बग्गी के घोड़े अचानक से एक ही जगह पर नाचने लगते हैं। और उनको शांत करने के लिए कॉर्लेटे उस बग्गी से नीचे उतर के घोड़ों के पास जाने लगती है। और फिर तुरंत ही गट्स वैगन से उतर के आसपास देखने लगता है। तब उसे दिखता है कि बहुत सारे स्केलेटन्स जमीन से उभर कर आकर उनकी तरफ उनको मारने के लिए आ रहे हैं। ये देख के गट्स अपनी तलवार लेके एक एक स्केलेटन को मारने को स्टार्ट करता है और उसी वक्त चिल्लाता है कि सब लोग वैगन में जाके बैठ जाओ, बग्गी में जाके अंदर बैठ जाओ। और वो बात कॉर्लेटी सुनने से पहले ही एक जमीन से स्पीयर आके उसके पेट में चला जाता है और उसको वहीं पे खत्म कर देता है। ये चीज देख के गट्स थोड़ा चौंक जाता है और वहीं पे फ्रीज हो जाता है। और उसके बाद में कॉर्लेटे को एक स्पिरिट पोजेस करके अंदर जाके वो प्रीस्ट को भी मार देता है। उस प्रीस्ट को मारने के बाद कॉर्लेटे की पोजेस्ड बॉडी गट्स की तरफ आने लगती है, बट गट्स इज स्टिल फ्रीज्ड। वो कॉर्लेटे की बॉडी उसके पास में आके अचानक से एक चाकू निकाल के गट्स के पेट में डाल देती है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो चाकू गट्स के बॉडी के ज्यादा डीप अंदर जाता नहीं है। और जैसे ही गट्स वापस से रियलिटी में वापस आ जाता है, उसको समझने लगता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, वो अपनी तलवार निकाल के कॉर्लेटे को एक ही घाव में मार देता है, उसके 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद में वो वापस घूम के सारे स्केलेटन्स को रात भर मारते रहता है। और दूसरी सुबह होने पर पक ऊपर से बैठ के सारी ये चीज़ें रात भर देख रही होती है। अभी इस वजह से पूरी रात फाइट करने की वजह से गट्स की हालत अभी बहुत ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब कि वो खून की उल्टी करने लगता है। और जैसे धीरे धीरे सूरज ऊपर आने लगता है, उन स्केलेटन्स में ट्रैप्ड आत्मा धीरे धीरे मुक्त होकर ऊपर जाने लगती है। फिर पग गट्स के पास आकर बोलता है कि उस प्रीस्ट की और उस प्रीस्ट के लड़की की जो मौत हुई है उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, सो प्लीज तुम टेंशन मत लो इस बात का। और वो बात सुन के गट्स जोर जोर से हंसने लगता है और पग को बोलता है कि मैंने उनको ये चीज़ पहले ही बताई थी। दिस प्रूव्स माई फिलोसॉफी कि अगर आप वीक हो, मेरे जैसे लोगों के लाइफ में आओगे तो डेफिनेटली आपकी जान चली जा सकती है। सो अगर आप वीक हो तो इस दुनिया में रहने का आपको बिल्कुल भी हक नहीं है। और ये बात पग सुन के थोड़ा सा दुखी हो जाता है। और नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखता है कि गट्स अपने रास्ते पे वापस चलने को लग रहा है और वापस से एक नई टाउन की तरफ बढ़ रहा है। और इस चैप्टर के लास्ट वाले सीन में हमें दिखता है कि पग वापस से गट्स को फॉलो करने को लग रहा है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है एक किंगडम के अंदर के स्कैफोल्ड से। स्कैफोल्ड यानी कि एक ऐसी प्लेस जहां पर लोगों को पब्लिक एग्जीक्यूशन दिया जाता है। उस स्कैफोल्ड पे एक डैहल नाम का आदमी खड़ा होता है, जहां पर उसके साइड में एक यंग लेडी होती है, उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन देने वाले होते हैं। और फिर डैहल ऊपर खड़ा रह के जमा होने वाले सारे लोगों को बोलता है कि ये मेरे साइड में जो लड़की है, औरत है, उसको हेरेटिक्स के लिए पब्लिक एग्जीक्यूशन करने वाले हैं हम लोग। हेरेटिक्स यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि उस किंगडम के धर्म के
खिलाफ जाती है, कुछ दूसरी चीज़ ही बोलती है उस धर्म के खिलाफ। सो बेसिकली अगर किसी कंट्री में, किसी किंगडम में एक धर्म चालू है और कोई दूसरा आदमी आके दूसरे धर्म के बारे में प्रचार करने लगे, वहाँ पे लोगों को बताने लगे, तो वो हो गया हेरेटिक्स। इसी आरोप के नीचे उस औरत को पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, ऐसे वो सारे लोगों को बता देता है और नेक्स्ट सीन में ही उसकी गर्दन वहाँ पे काट दी जाती है। आगे जाके वो डैहल नाम का आदमी थोड़ा सा ऊपर चढ़ के और एक सुपीरियर उसका बैठा होता है उसके पास में जाता है, जो कि उस किंगडम का काउंट होता है। काउंट मतलब आपको बेसिकली पता नहीं होगा कि 1 लेवल बिलो द किंग। सो जो किंग होता है पूरे किंगडम का, वो हर एक काउंट को एक एक जगह देता है कंट्रोल करने के लिए उनके हाथ के नीचे। सो किंग इज़ द फर्स्ट वन टू कंट्रोल एवरीवन एंड उसके नीचे होता है काउंट। तो डैहल ऊपर चढ़ के उस काउंट को जाके बोलता है कि वी आर एग्जीक्यूटिंग टू मैनी पीपल्स। हमने रिसेंटली बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट किया है, पब्लिक एग्जीक्यूशन किया है, जिसके वजह से लोगों के मन में डर पैदा हो सकता है, जो कि हमारे लिए खतरा हो सकता है। सो क्या हम ये चीज़ थोड़ी कम कर सकते हैं? उसके ऊपर वो काउंट बोलता है कि मैं जो भी पब्लिक एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ वो मेरे सब्जेक्ट्स के लिए कर रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू डू दिस, हमें ये करना ही चाहिए। अभी ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो आगे जाके पता लगता है। वहाँ जो लोग जमे हुए होते हैं पब्लिक एग्जीक्यूशन देखने के लिए, उनमें से एक गट्स भी होता है। और जैसे ही उस औरत का ऊपर पब्लिक एग्जीक्यूशन होता है, उसका सिर उड़ के गट्स के हाथ में आ जाता है और वहाँ से एक गार्ड अपने गट्स की तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो रास्ते में गार्ड देखता है कि एक लड़का वहाँ पे रो रहा है, तो उसको वो उठाता है और बोलता है यहाँ रोने का नहीं, तू यहाँ पे रोएगा तो तुझे भी डंजन में डाला जाएगा। तो वो उस लड़के को ढकेल देता है और बाद में पता चलता है कि वो लड़का जो अभी लड़की एग्जीक्यूट हुई उसका छोटा भाई था। लड़के को ढकेल देके आगे वापस से अपने गट्स की तरफ बढ़ने लगता है और गट्स के पास आके बोलता है कि वो सिर हमें वापस दे दो। सो गट्स ये सुन के कुछ देता तो नहीं है, ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर है, सो वो और भी उसको धमकाने लगता है कि जल्दी से जल्दी वो सिर मुझे वापस दे दो वरना तेरी यहाँ पे जान खतरे में हो सकती है। ये सुन के गट्स उसके तुरंत ही मुंह पे थूक देता है और उसके हाथ में जो सिर है, टूटी हुई गर्दन है, वो लेके वो काउंट की तरफ जोर से फेंक देता है, जो कि एक ही हाथ में उसको पकड़ लेता है। और फिर काउंट उस गर्दन की मुंह की तरफ देखता है, तब उसको उस मुंह के ऊपर उसके फोरहेड पे ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस बना हुआ दिखता है। वो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस वो काउंट तुरंत ही पहचान लेता है और थोड़ा सा डर जाता है और फिर वो अपनी आंखें तुरंत ही गट्स की तरफ मोड़ता है और फिर उसको दिखता है कि गट्स कुछ काइंड ऑफ ऐसी मूव कर रहा है, क्योंकि उसकी जो उंगली होती है वो खून से भरी होती है। सो वो कुछ काइंड ऑफ ऐसी मूव करता है और उसको बताता है कि आई एम गोना किल यू। और ये सब देख के वहाँ पे गट्स के पास होने वाला गार्ड तुरंत ही अपनी तलवार निकाल के गट्स पे अटैक करने को जाता है, लेकिन गट्स उसी के पहले उसको 2 टुकड़ों में काट देता है। और उस एक गार्ड को काटने के बाद चारों तरफ से उसको सारे गार्ड्स आके घेर लेते हैं और गट्स एक एक को करके टुकड़ों में बांटने लगता है, उनको काटने लगता है। ये सब चीजें पक ऊपर उड़ते हुए देख रहा होता है और अचानक से उसे दिखता है कि कुछ क्रॉसबो वाले गट्स की तरफ निशाना लगा के उसको मारने वाले हैं, लेकिन उसी वक्त पक कुछ एक लाइट की बीम छोड़ के उनको अंधा कर देती है कुछ समय के लिए, जिसके वजह से गट्स की जान बच जाती है। और जैसे गट्स उन सोल्जर्स को एक एक करके चुन चुन के काट रहा होता है, मार रहा होता है, वहां पर अचानक से एक बहुत बड़ा जायंट वॉरियर यानी कि सोल्जर आ जाता है और गट्स पे डायरेक्टली अटैक करने लगता है। लेकिन गट्स एज बीइंग अ मेन कैरेक्टर उसको भी एक ही घाव में ख़त्म कर देता है, लेकिन वो मरता नहीं है। उसको बहुत घिनौनी चोट आती है जिसके वजह से उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है, जिसके बारे में हम बाद में स्टोरी में देखेंगे। ये जैसे फाइट चालू होती है उसी वक्त और भी गार्ड्स आते रहते हैं और उसके वजह से गट्स थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एग्जॉस्ट होकर थकने लगता है। और जैसे ही गट्स को लगने लगता है कि इतने सारे गार्ड्स को तो मैं अकेला नहीं संभाल सकता, मैं थोड़े यहाँ पे खतरे में हूँ, उसी वक्त कुछ स्मोक बॉम्ब्स वहाँ पे आ जाते हैं। वो स्मोक बॉम्ब्स एक्चुअली में एक अंडरग्राउंड बेसमेंट से एक छोटा सा आदमी फेंकता है, जो कि गट्स को तुरंत ही स्मोक में से बुलाता है कि यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और ये बात सुन के पक और गट्स दोनों उसको फॉलो करते हैं और एक बेसमेंट में चले जाते हैं। वो छोटा सा बटला आदमी पूरी तरह से अपने शरीर को ढका हुआ होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक हुड होती है, उसी के साथ उसके चेहरे पे पूरी तरह से बैंडेजेस लगे होते हैं एक्सेप्ट हिज वन आई। वो बैंडेज्ड आदमी गट्स और पक को अपनी एक लैबोरेटरी में लेके जाता है। वहाँ पर जाके वो बोलता है कि मैं एक्चुअली में
किंगडम का जो काउंट है उसके नीचे काम करने वाला एक फिजिशियन था। लेकिन 7 साल पहले कुछ ऐसी चीज़ हो गई जब से वो काउंट अचानक से एकदम से चेंज हो गया और एकदम इनह्यूमन बर्ताव करने लगा लोगों के साथ। और मेरी उससे एक बहुत बड़ी पर्सनल दुश्मनी है, मुझे उसका रिवेंज लेना है। सो प्लीज़ क्या तुम जाके उस काउंट को ख़त्म कर सकते हो? ये चीज़ वो गट्स को बोलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाके उस काउंट को मार डालो। ये सुन के गट्स उसके हाथ में जो लकड़ी होती है उसको पैर से साइड करके उसको नीचे गिरा देता है, और वो नीचे गिरने की वजह से उसकी चेहरे के पूरे जो बैंडेजेस होते हैं वो निकल जाते हैं और उसका चेहरा, उसका फेस गट्स को दिख जाता है, जो कि बहुत ही घिनौना होता है क्योंकि उसका आधा फेस ऑलमोस्ट मिसिंग होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। उसी के साथ पता लगता है कि उस आदमी के दोनों पैर नकली है। जैसे वो धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए उठने लगता है, वैसे ही वो गट्स को वापस से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ तुम जाके काउंट को मार दो, मेरी उससे बहुत बड़ी दुश्मनी है, मुझे उससे रिवेंज लेना है, बदला लेना है। इसके ऊपर गट्स ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसके बाद में ये बैंडेज्ड आदमी गट्स और पक को बोलता है कि तुम दोनों मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ एक सीक्रेट चीज़ दिखानी है। जैसे वो उन दोनों को अपने एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है, वहाँ पर वो जाके एक लीवर खींचता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक अजीब सी अंडे जैसी दिखने वाली चीज़ आ जाती है। अभी ये चीज़ क्या होती है किसी को नहीं पता होता एक्सेप्ट गट्स। ये चीज़ देख के गट्स एकदम से गुस्सा हो जाता है और उस बैंडेज्ड आदमी को पकड़ के ऊपर लेता है और उससे पूछता है कि ये चीज़ तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये कुछ एरी गेरी चीज़ नहीं, लेकिन एक बहरिट है।